नमस्कार। हेलो हिंदी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, नेट, जीआरएफ, ओएच टेट, आर टेट जो हिंदी से संबंधित कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनकी तैयारी मैं आपको करवा रही हूँ। तो उसमें हम रीतिकाल को पूरा पढ़ चुके हैं और रीतिकाल के आधार पर जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न बन रहे हैं वो मैं आपको यहाँ पर करवा रही हूँ। पहला प्रश्न आपका है, रीतिकाल की सही समय सीमा क्या है? ए ऑप्शन सही है, संवत 1700 से 1900 विक्रमी तक। रीति शब्द का सही अर्थ क्या है? तो काव्यांग निरूपण इसका उत्तर आएगा, तो बी ऑप्शन आपका सही है। तीसरा प्रश्न देखिए, रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया था? श्रृंगार काल नाम विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा दिया गया है, सी ऑप्शन। उत्तर मध्यकाल का नामकरण अलंकृत काल किसने किया है? मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल कहा है, ए ऑप्शन। हिंदी साहित्य के, पांचवा प्रश्न है, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को सर्वप्रथम रीतिकाल नाम किसने दिया है? तो इसका आंसर रहेगा रामचंद्र शुक्ल, तो बी आंसर आपका सही है। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कला काल नाम किसने दिया? डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने नाम दिया है, तो सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। सातवां प्रश्न है, रीतिकाल की विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो रीतिकाल की प्रमुख भाषा ब्रज है, ये भी सही है। मुक्तक काव्य की प्रधानता है, ये भी ठीक है। लक्षण ग्रंथ भी लिखे गए हैं। तो रीतिकाल में प्रकृति का आलम्बन के रूप में वर्णन हुआ है, ये कथन असत्य है, ये सच नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका सही है। आठवां जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो आठवां जो है वो आपका केशव रीति मुक्त धारा के कवि। देखिए पहला ही कथन असत्य है क्योंकि केशवदास जो हैं वो रीतिबद्ध धारा के कवि हैं, रीति मुक्त धारा के कवि नहीं हैं, तो आठवें का ए ऑप्शन सही है। नौवां जो प्रश्न है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल के लिए कौन सा नाम उपयुक्त माना है? तो राम कुमार वर्मा ने भी कला काल नाम उपयुक्त माना है, तो सी ऑप्शन सही रहेगा। 10वां प्रश्न देखिए, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक है, ए ऑप्शन। रसास्वाद को सबसे पहले ब्रह्मानंद सहोदर किसने कहा था? तो भट्ट नायक ने कहा था, ए ऑप्शन आपका सही है। भंगी भणिति को किस आचार्य ने विशेष महत्व दिया था? आचार्य कुंतक ने भंगी भणिति को विशेष महत्व दिया था, तो ए ऑप्शन आपका सही है। ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो ध्वनि सिद्धांत के जो प्रवर्तक हैं वो आनंदवर्धन हैं, तो सी ऑप्शन आपका सही है, आनंदवर्धन। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? वक्रोक्ति संप्रदाय कुंतक के द्वारा चलाया गया था, तो डी ऑप्शन सही है। 15वां प्रश्न देखिए, रीतिरात्मा काव्यस्य किसकी उक्ति है? यानी रीति को काव्य की आत्मा किसने माना है? तो 15वां ऑप्शन वामन ने कहा है, बी ऑप्शन आपका ठीक रहेगा। अलंकार को काव्य का प्राण मानने वाले आचार्य कौन हैं? केशवदास, सी सही है। बादशाह जहांगीर की प्रशस्ति में किसने लिखा है? तो 17वां जो आपका प्रश्न है वो भी उसका आंसर केशवदास है, बी ऑप्शन सही रहेगा। केशवदास ने बादशाह जहांगीर की प्रशंसा में लिखा है। अगला प्रश्न है आपका, चिंतामणि त्रिपाठी को हिंदी रीतिकाल का प्रवर्तक किसने माना है? रामचंद्र शुक्ल ने माना है, सी सही है। बरनऊ रीति स्वभाव जो वृत्ति वृत्ति सी मित, ये कथन किसका है? ये चिंतामणि का कथन है, ए ऑप्शन सही है। देव कवि ने रीति को क्या कहा है? देव कवि ने रीति को काव्य का द्वार कहा है, तो बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, रीति सुभाषा कवित्व की वर्णत बुध अनुसार ये उक्ति किसके द्वारा की गई है, कही गई है? चिंतामणि ने ये उक्ति कही है, सी ऑप्शन सही है। अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति, इस पंक्ति में रीति शब्द के किस अर्थ की अभिव्यक्ति हुई है? तो रीति शब्द का जो अभिव्यक्ति हुई है वो है काव्य रचना पद्धति, तो सी ऑप्शन आपका सही है। हिंदी के प्रथम सर्वांग निरूपक आचार्य कौन है? तो केशवदास सबसे इनमें सबसे पहले सर्वांग निरूपक आचार्य हैं, डी ऑप्शन आपका ठीक है।
24वां प्रश्न है, रीतिकालीन कवियों को कितनी श्रेणियों में विभक्त किया गया है? तो 3 श्रेणियों में बांटा गया है। रीतिकालीन काव्यधारा नहीं है। देखिए जो 3 श्रेणियां पूछी गई थी ना ऊपर वाले प्रश्न में, तो वो तीनों श्रेणियां हैं रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीतिसिद्ध। तो रीतिभुक्त नहीं है, तो इस 25वें का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। इसमें से रीतिकाल की काव्यधारा रीतिभुक्त नहीं है। रीति काव्य का प्रमुख विषय क्या है? श्रृंगार उसका प्रमुख विषय है, सी सही है। 27वां प्रश्न है, रीति काव्य का मूल स्रोत क्या है? तो संस्कृत के काव्य शास्त्र के आधार पर जो लक्षण ग्रंथ लिखे गए हैं, तो डी ऑप्शन आपका ठीक रहेगा। काव्य शास्त्र की परंपराओं के अनुसार लक्षण ग्रंथों की रचना करने वाले कवि किस काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं? तो लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवि रीतिबद्ध कवि होंगे, ये ऑप्शन ठीक है। 29वां जो प्रश्न है, रीति सिद्ध कवि किसे कहा गया है? देखिए रीति सिद्ध वो कवि थे जिन्होंने कोई लक्षण ग्रंथ तो नहीं लिखा, लेकिन अपने काव्य में रीति की जो परंपरा थी उसका पालन जरूर किया, अनुसरण अवश्य किया। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका ठीक रहेगा। जिन कवियों ने कोई लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा किंतु अपने काव्य में रीति परंपरा का अनुसरण अवश्य किया, तो बी ऑप्शन ठीक है। 30वां प्रश्न है, रीति काव्य को गुंडेपन और शोधेपन की हरकत ये किसने कहा है? तो ये मार्कंडेय जी ने कहा था, तो बी ऑप्शन ठीक है, मार्कंडेय वाजपेयी इन्होंने कहा था। 31वां प्रश्न है, रीतिकालीन कवियों पर भाषा मिश्रण करने एवं व्याकरण के नियमों की अवहेलना करने का आरोप किस आलोचक ने लगाया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लगाया था। रीतिकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति क्या है? तो नायिका भेद और श्रृंगार रस का विवेचन करना है इसकी व्यापक प्रवृत्ति, बी ऑप्शन आपका ठीक है। रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि कौन है? तो रीतिबद्ध काव्यधारा में इसमें देखिए बिहारी भी नहीं है, सेनापति घनानंद भी नहीं है, तो चिंतामणि ठीक है, चिंतामणि इसका सही जवाब है। रीतिसिद्ध काव्यधारा के कवि हैं, रीतिसिद्ध काव्यधारा के कवि कौन हो गए? बिहारी रीतिसिद्ध काव्यधारा के कवि हैं, तो डी आंसर सही है। घनानंद किस काव्यधारा के कवि हैं? तो घनानंद रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं, ए ऑप्शन आपका सही है। 36वां प्रश्न देखिए, सर्वांग निरूपक ग्रंथ है, यानी सर्वांग निरूपक ग्रंथ इनमें से कौन सा है? शब्द रसायन ये सर्वांग निरूपक ग्रंथ है इनमें से, बी ऑप्शन आपका सही है। 37वां प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। देखिए इनका जो आगे रूप दिया हुआ है, एक मिनट मैं यहीं से मिलान कर देती हूँ, उचित मिलान। कवि कुल कल्पतरु जो है वो चिंतामणि के द्वारा लिखी गई है, तो इसका चौथा ऑप्शन ठीक है। शब्द रसायन देव कवि के द्वारा लिखी गई है। काव्य निर्णय भिखारीदास के द्वारा लिखा गया है, और रस पीयूष निधि जो है वो सोमनाथ के द्वारा लिखा गया है, ये इसका सही मेल रहेगा। और ये कूट जो है ऊपर वाले प्रश्न के ही दिए हुए थे, तो 38वां प्रश्न देख लीजिए, इसको भी सुमेलित करना है, हम यहीं से करेंगे। रसिक प्रिया किसकी रचना है? रसिक प्रिया केशवदास की लिखी हुई है। काव्य प्रकाश चिंतामणि ने लिखा था। ललित ललाम मतीराम की रचना है, और रस रहस्य कुलपति मिश्र की रचना है। तो इनमें से अगर आप ये देखोगे कि पहले का 4th ऑप्शन ठीक है, तो पहले का 4th ऑप्शन आपको मिलेगा, डी में मिलता है, तो इसका डी आंसर ठीक है। 39वां जो प्रश्न है, कौन सा युग्म असंगत है? तो असंगत देखना है हमें। कवि प्रिया इसने लिखा हुआ है बोधा की, तो शुरू में ही हमें मिल गया कि कवि प्रिया जो है बोधा की रचना नहीं है, कवि प्रिया केशवदास के द्वारा लिखी गई है, तो पहला ही युग्म जो है वो असंगत है, पहला गलत है। हिंदी में सर्वाधिक विस्तृत छंद विवेचन ग्रंथ कौन सा है? छंदोर्णव पिंगल, बी ऑप्शन ठीक है। 41वां प्रश्न देखिए,
सर्वांग निरूपक ग्रंथ रस रहस्य के रचनाकार कौन है? रस रहस्य अभी ऊपर भी मैंने बताया था। 41वां जो प्रश्न है आपका रस रहस्य, ये है कुलपति मिश्र का लिखा हुआ है। रीतिकाल के कवि इनमें से कौन नहीं है? तो गुरु गोविंद सिंह भी हैं, वीरेंद्र कवि भी हैं, बख्शी हंस, नाथूराम शर्मा शंकर जो हैं वो रीतिकाल के कवि नहीं हैं। भूषण की कविता का प्रधान स्वर क्या है? तो भूषण की कविता का जो प्रधान स्वर है प्रशस्ति परक है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका ठीक रहेगा। 44वां प्रश्न है भूषण का वास्तविक नाम क्या है? तो भूषण का वास्तविक नाम घनश्याम है। डी ऑप्शन आपका ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, भूषण कवि की उपाधि है, उसका वास्तविक नाम नहीं था ना, वास्तविक नाम क्या था? घनश्याम, जो ऊपर हमने पढ़ा। तो भूषण तो एक उपाधि दी गई है उनको, और ये उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? तो किसके द्वारा दी गई थी? सोलंकी राजा रुद्र के द्वारा। सोलंकी राजा रुद्र के द्वारा उपाधि दी गई थी। तो डी आंसर आपका ठीक रहेगा। भूषण के काव्य में किसकी प्रधानता है? भूषण के काव्य में ओज गुण और वीर रस की प्रधानता है। 47वां प्रश्न देखिए, रीतिकालीन राष्ट्रीय कवि हैं, तो रीतिकालीन जो राष्ट्रीय कवि हैं वो भूषण हैं। बी ऑप्शन आपका ठीक है, भूषण कवि। निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार निरूपक ग्रंथ नहीं है? तो भूषण का शिवराज भूषण, इसमें भी अलंकारों का वर्णन है। ललित ललाम में भी भिखारी दास कृत श्रृंगार निर्णय, ये जो है अलंकार निरूपक ग्रंथ नहीं है। तो सी ऑप्शन आपका ठीक रहेगा। 49वां प्रश्न देखिए, सर्वरस विवेचक ग्रंथ जो सुधा निधि हैं वो किसके द्वारा लिखा गया है? सुधा निधि तोष कवि के द्वारा लिखा गया है। तोष कवि, डी आंसर ठीक है। नायिका भेद ग्रंथ इनमें से कौन सा है? तो देव कवि ने जो जाति विलास ग्रंथ लिखा है ये नायिका भेद ग्रंथ है। ए ऑप्शन ठीक है। भूषण किस काव्यधारा के कवि हैं? भूषण रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। तो बी ऑप्शन आपका ठीक है। 52वां प्रश्न है, आचार्य भिखारी दास कृत प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ इनमें से कौन सा है? तो भिखारी दास ने काव्य निर्णय ग्रंथ लिखा था। सी ठीक है। शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का उल्लेख मिलता है? तो शिवराज भूषण में 105 अलंकार मिलते हैं। डी ऑप्शन आपका ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अलंकार विवेचन में भूषण ने किसे आदर्श माना है? तो भूषण ने मतीराम को आदर्श माना है। तो मतीराम की ललित ललाम, इसको आदर्श माना है। औरंगजेब के दरबारी कवि का नाम इनमें से कौन सा है? तो औरंगजेब के जो दरबारी कवि है वो कालिदास त्रिवेदी हैं। ए ऑप्शन ठीक है। बंधु विनोद के, बंधु नहीं सॉरी वधु, वधु विनोद के रचनाकार कौन है? वधु विनोद भी कालिदास त्रिवेदी के द्वारा लिखा गया था। तो बी ऑप्शन इसका ठीक है। अगला प्रश्न है, राम केसो जस अध उरद, उरद गगन है, सॉरी देखिए, राम केसो जस अध उरद गगन है, सेनापति ने इस पंक्ति में कहा है। सेनापति ने इस पंक्ति में क्या कहा है? तो सी ऑप्शन आपका ठीक है। शरद पूर्णिमा की चंद्र ज्योत्सना की उपमा दिगंत व्यापी रामचंद्र के यश से की है। तो सी ऑप्शन आपका ठीक है। कवित रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम के रचनाकार कौन हैं? ये सेनापति की रचनाएं हैं। डी ऑप्शन ठीक है। हिंदी नवरत्न के रचयिता कौन हैं? हिंदी नवरत्न मिश्र बंधुओं के द्वारा लिखा गया था। अलख शतक और तिलक शतक के रचयिता कौन हैं? तो मुबारक बिलग्रामी ने ये दोनों रचनाएं लिखी हैं, अलख शतक और तिलक शतक। भाव विलास किसकी रचना है? देव कवि की रचना है। तो 61 का हो गया आपका सी। नायिका भेद प्रतिपादित करने वाली रचना इनमें से आपको पहचाननी है। तो श्रृंगार मंजरी जो है वो नायिका भेद को प्रतिपादित करती है। सी ऑप्शन ठीक है। किस कवि ने भक्ति, श्रृंगार और वीर तीनों विषयों पर लिखा है? तो इनमें से पद्माकर वो कवि हैं जिन्होंने तीनों पर लिखा है। अगला प्रश्न देखिए, जगद विनोद के रचयिता कौन हैं? जगद विनोद पद्माकर के द्वारा लिखा गया है। श्रृंगार रस का सार ग्रंथ किसे कहा गया है?
ये भी जगद विनोद ही आएगा, जगद विनोद को कहा गया श्रृंगार रस का सार ग्रंथ। पद्माकर ने किसकी अनुरोध पर हितोपदेश का अनुवाद किया था? तो सरदार अदाजी के अनुरोध पर उन्होंने इसका अनुवाद किया था। अगला प्रश्न है, पद्माकर का अलंकार ग्रंथ इनमें से कौन सा है? पद्माभरण जो है वो पद्माकर का अलंकार ग्रंथ है, तो बी ऑप्शन आपका ठीक है। पद्माकर की वह रचना जो दोहा चौपाई छंद में है, तो राम रसायन जो रचना है वो दोहा चौपाई छंद में है, तो सी ऑप्शन आपका ठीक रहेगा। पद्माकर का जो वीर रस प्रधान ग्रंथ इनमें से कौन सा है? हिम्मत बहादुर वीरदावली, ये उनका वीर रस प्रधान ग्रंथ है, तो डी ऑप्शन आपका सही है। जयपुर नरेश प्रताप सिंह के दरबारी कवि इनमें से कौन थे? पद्माकर थे। उज्ज्वल नीलमणि का विषय क्या है? उज्ज्वल नीलमणि का विषय जो है वो श्रृंगार है, तो ए ऑप्शन ठीक है। कौन सा कवि रीति मुक्त काव्यधारा के अंतर्गत नहीं आता? तो इनमें से रीति मुक्त में आलम, रसलीन, ठाकुर, रसनिधि नहीं आते हैं, ए ऑप्शन आपका ठीक है। अगला प्रश्न है, रीति मुक्त कवि इनमें से कौन है? तो रीति मुक्त में हम कहेंगे द्विजदेव जो है वो रीति मुक्त कवि हैं। रीति काव्य में कौन सा काव्य रूप अपनाया गया है? रीति काव्य में मुक्तक काव्य रूप अपनाया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है 75वां प्रश्न, निम्नलिखित रचनाओं में से सतसई परंपरा की सबसे पहली रचना कौन सी है? तो गाथा सप्तशती, ए ऑप्शन आपका ठीक है। रीति निरूपण की प्रवृत्ति का परिचायक ग्रंथ इनमें से कौन सा है? कवि कुल कल्पतरु, ये ग्रंथ है, सी ऑप्शन ठीक है। बूंदी नरेश भाव सिंह के दरबारी कवि इनमें से कौन थे? तो मतीराम जो है बूंदी नरेश भाव सिंह के दरबारी कवि थे, बी ठीक है। रीतिकालीन काव्य की सर्वप्रमुख भाषा कौन सी है? तो ब्रज भाषा आप लगाओगे निशान, डी ऑप्शन ठीक है। 79वां प्रश्न है, मतीराम के अलंकार विवेचन में किसका अनुकरण लक्षित है? मतीराम के अलंकार विवेचन में हम देखते हैं तो किसका अनुकरण है? अप्पय दीक्षित का अनुकरण है, सी ऑप्शन ठीक है। मतीराम द्वारा रचित छंद निरूपक ग्रंथ इनमें से कौन सा है? वृत्त कौमुदी है, तो डी ऑप्शन ठीक है। 81वां प्रश्न देखिए, मतीराम की भाषा कौन सी है? तो मतीराम की जो भाषा है वो साहित्यिक ब्रज भाषा है, बी ऑप्शन आपका ठीक है। अंग दर्पण के रचयिता कौन है? अंग दर्पण रसलीन के द्वारा लिखा गया है, ए ठीक है। विरह वारिस किसकी रचना है? विरह वारिस बोधा की रचना है, बी ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कवि कुल कंठाभरण इसके रचयिता कौन है? तो दूल्हे कवि की रचना है, ये बी ठीक है। प्रबोध पचासा के रचनाकार कौन है? प्रबोध पचासा के रचनाकार हैं पद्माकर, पद्माकर के द्वारा लिखा गया है ये। आगे देखिए 86वां प्रश्न है, द्रोण पर्व किसकी रचना है? द्रोण पर्व कुलपति मिश्र के द्वारा लिखी गई रचना है, तो सी ऑप्शन आपका ठीक रहेगा। रीतिबद्ध कवियों से घनानंद का प्रेम इसलिए भिन्न है क्योंकि इसमें से जो है वो स्वानुभूत है और रीति मुक्त है। स्वानुभूत क्यों है? क्योंकि मैंने पूरी स्टोरी आपको रीतिकाल पढ़ाते वक्त घनानंद के बारे में बताई थी, उन्होंने वो अनुभव किया है, स्वयं अनुभव किया है, तो वह स्वानुभूत और रीति मुक्त हैं, डी ऑप्शन आपका ठीक है। फिर 88वां प्रश्न आपका है, इश्कलता के रचनाकार कौन है? घनानंद की रचना है इश्कलता, तो सी ऑप्शन आपका ठीक है। रीतिमुक्त कवियों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ये कवि प्रेम की पीर के गहरे अनुभवी थे, ये तो ठीक है। इनका प्रेम एक पक्षीय था, इनकी प्रेमिका ही इनके काव्य की मूल प्रेरक शक्ति रही। और एक मिनट देखिए, चौथा प्रश्न हमें दिखाई नहीं दे रहा है ऑप्शन, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेती हूँ। एक प्रश्न हमारा छूट तो नहीं गया? हाँ, एक प्रश्न हमारा बीच में रह गया है, एक मिनट। 89 प्रश्न आपके सामने है, 89वां।
रस का साक्षात अवतार किसे कहा गया है? तो ये आंसर भी सी घनानंद ही आपका रहेगा। रस का साक्षात अवतार घनानंद को कहा गया है। रीतिमुक्त कवियों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन ढूंढना है हमें। इनका प्रेम उभय पक्षीय था। तीनों तो मैं पढ़ चुकी हूँ, तो तीनों इनके काव्य की विशेषताएं हैं। इनका प्रेम उभय पक्षीय था, ये असत्य है, क्योंकि उभय पक्षीय नहीं था ना। हमने घराने की भी स्टोरी देखी है, बोधा का सब जो भी हमने देखा है, तो उसमें उभय पक्षीय यानी दोनों पक्ष से प्रेम नहीं था। 91वां प्रश्न देखिए। घनानंद की रचनाओं का संकलन भारतेंदु जी ने किस ग्रंथ में प्रकाशित करवाया था? तो सुंदरी तिलक इसमें प्रकाशित करवाया था। ए ऑप्शन आपका ठीक है। घनानंद के काव्य की प्रेरक शक्ति कौन सी थी? तो घनानंद की प्रेमिका सुजान, बी ऑप्शन ठीक है। घनानंद काव्य का सर्वप्रथम संकलन किसने किया है? तो ब्रजनाथ ने संकलन किया है। ए ऑप्शन आपका ठीक है। 94वां प्रश्न जो है, 94 ये हो गया, हाँ 93 का हो गया था ब्रजनाथ। 94 प्रश्न है, घनानंद की संपूर्ण रचनाओं का वैज्ञानिक रीति से संपादन किसने किया है? घनानंद की संपूर्ण रचनाओं का वैज्ञानिक रीति से संपादन किसने किया है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किया है। तो सी ऑप्शन आपका ठीक है। अगला प्रश्न आपका है, घनानंद की किस कृति में पंजाबी और उर्दू शब्दों की भरमार है? तो इश्क लता घनानंद की रचना है जिसमें पंजाबी और उर्दू के शब्दों की अधिकता है। सुजान सागर के रचयिता कौन है? सुजान सागर भी घनानंद का लिखा गया है। सी ऑप्शन ठीक है। घनानंद की वह कृति जिसमें कृष्ण के नाम पत्र लिखकर ब्रजवासियों की ओर से उनके उल्हाने दिए गए थे, तो वो कृति कौन सी है? प्रेम पत्रिका है। तो डी ऑप्शन आपका ठीक है। अगला प्रश्न है, घनानंद की किस कृति में कृष्ण लीलाओं का वर्णन है? तो कृष्ण कौमुदी में वर्णन है। ए ऑप्शन सही है। घनानंद के प्रेम वर्णन में कौन सी विशेषता नहीं है? तो अभी ऊपर भी हमने पढ़ी थी, स्वच्छंदता भी है, आसक्ति भी है, स्वानुभूति परता भी है, उभय पक्षीय प्रेम नहीं है। सी ऑप्शन नहीं है। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। घनानंद का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ इनमें से कौन सा है? तो सुजान सागर घनानंद का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है। डी ऑप्शन ठीक है। अगला जो प्रश्न है, घनानंद को साक्षात रसमूर्ति किसने कहा है? घनानंद को साक्षात रसमूर्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। तो ए ऑप्शन आपका ठीक है। वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्तक कवि इनमें से कौन है? तो घनानंद को ही हम कहेंगे। बी ऑप्शन ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 103 नंबर पर जो प्रश्न है, घनानंद के जीवन की वह घटना जिसके फलस्वरूप इन्हें वैराग्य हो गया और ये वृंदावन आकर भक्ति साधना करने लग गए थे। तो राज दरबार में उचित सम्मान न मिलना, ये भी नहीं। मोहम्मद शाह रंगीले द्वारा इन्हें दरबार से निष्कासित किया जाना, नादिर शाह के सिपाही द्वारा इनका एक हाथ काट डालना, प्रियतमा सुजान द्वारा इनके साथ विश्वासघात किया जाना। ठीक है, ऊपर वाली सारी घटनाएं भी इनसे जुड़ी हुई हैं, लेकिन जब इन्हें निष्कासित किया गया तो उसके बाद इन्होंने सुजान को साथ चलने के लिए कहा था, लेकिन सुजान ने साथ जाने से मना कर दिया। तो वहाँ से जो इनके मन में वैराग्य आया और ये वैष्णव संप्रदाय में भी शामिल हो गए थे, वृंदावन आ गए थे। तो डी ऑप्शन आपका ठीक है, प्रियतमा सुजान द्वारा इनके साथ विश्वासघात किया जाना। तो आज की वीडियो में इतने ही प्रश्न। अगले प्रश्न जो बाकी रह गए वो मैं अगले वीडियो में पूरा करवा दूंगी। रीति काल पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न आप इनको जरूर पढ़िएगा, इससे आपको स्वयं ये आकलन होगा कि आपने रीति काल को कितने अच्छे से याद किया है। तो इन प्रश्नों को एक बार जरूर पढ़िएगा। इसी के साथ आप सभी विद्यार्थियों का, श्रोतागणों का मुझे सुनने के लिए धन्यवाद।